पर्सनालिटी का जो कंसेप्ट है दैट मीन्स व्यक्तित्व का जो कंसेप्ट था उसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स सब पढ़ लिए। ऑलरेडी आपको रिमेम्बर करने के लिए बोल रही हूँ कि पर्सनालिटी जो टर्म है लैटिन रूट से आया था एंड इसका जो एक मेन रूट वर्ड होता है ना दैट इज परसोना। परसोना से ये वर्ड आया दैट मीन्स मास्किंग और मास्क। हम जैसे अभी मास्क यूज कर रहे कवर अप कर रहे हैं ना, तो वही होता है एक बिहेवियर को भी हम बोलते हैं मास्किंग और मास्क। ठीक है, हमारा जो भी बिहेवियर होता है वही हमारा पर्सनालिटी है। बिहेवियर टुवर्ड्स दी सोसाइटी, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द फैमिली, वही हमारा पर्सनालिटी है। उसी यूनिक कैरेक्टर्स के साथ हम अभी मूव करेंगे कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको एसेस करने के लिए। चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं मैंने बोला था ये दो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकता है। हमने कंप्लीट कंसेप्ट को यहाँ पे दिया है तो दो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देना है, फैक्टर्स एंड असेसमेंट के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर सपोज गिवन अकाउंट ऑफ नॉर्मली पूछा गया पर्सनालिटी, तो गिवन अकाउंट ऑफ पर्सनालिटी एंड राइट अबाउट इट्स फैक्टर, तो ऐसा मेंशन कर दिया तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, उसमें आपको असेसमेंट नहीं लिखना है। अगर ऐसा पूछ लिया गिवन अकाउंट ऑफ अगेन पर्सनालिटी एंड राइट अबाउट इट्स पर्सनालिटी असेसमेंट फीचर्स, ऐसे पूछ लिया तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है सिर्फ असेसमेंट वाले कंसेप्ट को, एंड इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपलसरी है। तो वैसे चीज करते हुए चलना है आपको। तो ये आ गया आपका पर्सनालिटी का, जो भी आप बोल सकते हैं कि फैक्टर्स के बाद ये चीज़ आती है पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स में देखिए यहाँ पे फोर टेक्निक्स मेंशन्ड है। फोर टेक्निक्स ऐसे नहीं मेंशन्ड है, हम बोलेंगे कैसे, नहीं यहाँ पे टू टॉपिक्स है, दैट इज टू टॉपिक्स और टू कंसेप्ट्स हैं जो पर्सनालिटी असेसमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड और एक होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। हम प्रोजेक्टिव को अगर बोले हिंदी में तो बोला जाता है कि जो चीज़ को हम दर्शा सकते हैं, जो चीज़ को हम नहीं दर्शा सकते, मतलब दर्शाया गया है, दर्शाया नहीं गया है, ऐसा चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव। ठीक है, अभी प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। उसके बाद आता है नॉन प्रोजेक्टिव। तो नॉन प्रोजेक्टिव ना ऐसा कोई टर्म नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए कोई भी ऐसा कोई सेट नहीं है या कैरेक्टर नहीं है या फीचर्स नहीं होता है। तो उसमें दो पोर्शन अगेन आया, एक होता है सब्जेक्ट मैथड, जिसको हम बोलेंगे पर्सन का सब्जेक्ट मैथड को लेकर करो। अभी पर्सन का सब्जेक्ट मैथड को अगर हम एलाबरेटली करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। when we take some elaborate structures or elaborate characters of the person, then it is called subjective. When we called or we take some elements of that character, elements छोटे छोटे portions को collect करें, then it is called objective method. ओके तो यहाँ पे हम अगर ओवरली देखते हैं तो यहाँ पे कितने टाइप का है, एक होता है प्रोजेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। हम नॉन प्रोजेक्टिव को छोड़ सकते हैं, डिवीजन अकॉर्डिंग आप डायग्रामेटिक शो कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे प्रोजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी प्रोजेक्टिव मीन जो दर्शाया जाएगा, सब्जेक्टिव मीन जो बड़े बड़े कैरेक्टर को और बिहेवियर को लेके किया जाएगा, और एक है ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके किया जाएगा। अभी इसको टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट के वर्क्स आते हैं, देखिए टेस्ट के टाइप्स आते हैं और मटेरियल्स आते हैं वो देखेंगे। तो पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स में पहला आता है सब्जेक्टिव मेथड। तो सब्जेक्टिव मेथड के अंडर में क्या क्या पॉइंट्स आएगा वो देख लो। सब्जेक्टिव जो है मेथड, ये मेथड केस स्टडी करता है। सब्जेक्टिव मतलब मैंने क्या बोला, एक बड़ा वे में आप कुछ लेंगे, दैट मीन्स बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपका जो बिहेवियर है ना, बच्चों का टोटल बिहेवियर को आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप केस स्टडी करते हैं तो केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी कौन करते हैं, पुलिस वगैरह करते हैं, पुलिस लोग या फिर जो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करते हैं वही सब करते हैं। तो केस स्टडी में टोटल चीज का हम विवरण देते हैं, दैट मीन्स टोटली एनालिसिस ऑफ दिस
केस, एंड लास्टली जो भी रिजल्ट ड्रॉन आउट हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड केस हिस्ट्री और केस स्टडी। ओके, तो यहाँ पे केस हिस्ट्री मीन्स इतिहास जानना, व्यक्ति का इतिहास जानना। फिर उसके बाद क्या वर्ड मेंशन है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, किसी का भी ऑटोबायोग्राफी लिखना, दैट मीन्स टोटल उसके लाइफ में क्या क्या हुआ है, वो बर्थ से लेकर डेथ तक, या फिर जितना तक वो बिता चुका वहाँ तक हम मेंशन करेंगे। सेल्फ रेटिंग, सेल्फ रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट रेटिंग स्केल होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को रेट करते हो ना, जज करते हो, तो वैसे खुद को ही जज करना कि मैं इस वर्क में अच्छा हूँ, आई एम गुड इन दैट। मैं ऐसे मेंशन करूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी गुड इन दैट। मैं कुकिंग बहुत अच्छा करता है, आई एम वेरी गुड सेफ। और बोल सकती हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, आई एम ए गुड सिंगर। तो ऐसा जो गुड हमने यूज़ किया, तो हम यहाँ पे गुड कर रहे हैं कि खुद को जज करने के लिए, बिकॉज आई हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे खुद को जज कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, तो मैं जो वर्ड आ गया ना, मैं जो शब्द आ गया, ये बहुत बहुत के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो बहुत हो गया एक रेटिंग वैरायटी। बिकॉज आपका जब भी कोई सामान लाते हैं कहीं से भी, स्पेशली फ्रॉम ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग सिस्टम्स रहता है वहाँ से आप लाते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ रहता है कि एवरी टाइम आप जो भी खरीदते हो, परचेस करते हो, परचेस करने के बाद वहाँ पे रेटिंग का एक आता है कि ये चीज़ आपको कैसा लगा, गुड है, एवरेज है, बैड है, या फिर बहुत ही अच्छा लगा, तो वेरी गुड है, तो और एक्सेलेंट है, तो ऐसा आप जज करके देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ रेटिंग। बिकॉज वहाँ पे आपने सब्जेक्ट मटेरियल जो भी लिया था वो आपके लिए लिया, तो आपको कैसा लगा आपने बताया, तो वैसे आपके जो कैरेक्टर्स है उसके लिए भी आप जजमेंट दे सकते हैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है एली सिटिंग, और दैट इज कॉल्ड एल आई सिटिंग भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप करिए, तो बिकॉज आपको कुरुक्षेत्र या नागार्जुना स्टूडेंट, आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों को स्पेलिंग बहुत अच्छे से चेक होता है, स्पेशली नागार्जुना स्टूडेंट। आप लोग अगर कोई भी इंग्लिश में बहुत वीक है, सो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा, बार बार रिपीट करके करिए, बिकॉज वहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, इंग्लिश अगर बहुत ही आपका बुरा है या फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर रहता है, तो मार्क्स कट सकता है। इवन आप कॉपी भी अगर 28 पेज या 30 पेज भी लिख के आते हो, भर के आते हो, फिर भी मार्क्स कट जाएंगे, आपको 7 8 भी मिल सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, प्रीवियस जितने भी बच्चे दे चुके हैं उनको ये प्रॉब्लम होता ही है, सो प्लीज़ केयरफुली इसके साथ हैंडल करो, एंड सारे चीज़ों को अच्छे से समझो, स्पेलिंग्स को याद रखो, अगर नहीं हो रहा तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स, आप लोगों का डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, बट ग्रामेटिकल एरर चेक किया जाता है, बिकॉज जो इंग्लिश के कॉपीज़ रहते हैं वो कोई बड़े बड़े टीचर्स चेक करते हैं, जो कि पीएचडी होल्डर्स हैं वही चेक करते हैं। हिंदी मीडियम के जो कॉपीज़ रहते हैं वो नॉर्मल टीचर्स चेक करते हैं, बट इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा वीक है, इसलिए आप लोगों का कॉपी कोई भी पीएचडी होल्डर पर्सन ही चेक करता है। तो वहाँ पे जो टीचर्स रहेंगे प्रॉपरली चेक करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो स्पेलिंग को थोड़ा सा मेंटेन करो, अदरवाइज उतना डिफिकल्ट स्पेलिंग मत लिखना। ठीक है? दैट इज एलिसिटिंग verbal responses of the subject, then questionnaires। questionnaires रहता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस को आस्क करना है, जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो हमने क्या वाला सब लगा दिया ना, क वाला रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड WH क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो उसको हम सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे बच्चों को जज करने के लिए। अभी नेक्स्ट आता है एटीट्यूड स्किल्स, हम एटीट्यूड चेक करेंगे, यहाँ से जज करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है इन्वेंटरीज, आपने अपनी लाइफ में कौन से चीज़ें ऐसे यूज़ करते करते इन्वेंट कर लिया या फिर उसको एक्सप्लोर किया, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंटरीज। उसके अकॉर्डिंग भी जजमेंट होगा। इंटरव्यू, नॉर्मली इंटरव्यू जब आप फेस करते हैं तो आप क्या है, आपको जो जज करा है वो तो हो गया इंटरव्यूअर, आप हो गए इंटरव्यूई और इंटरव्यूरी, दैट मीन्स आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, सो आप हो गए पार्टिसिपेंट्स, सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ तो पार्टिसिपेंट्स, और सामने वाला पर्सन जो आपको जज करेगा दे आर इंटरव्यूअर्स। वो कौन हो गए, इंटरव्यूअर्स जो आपको जज करेंगे।
इसके बाद आता है, उसके अकॉर्डिंग भी जजमेंट होता है, आप जानते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, नॉर्मली एप्टीट्यूड रीजनिंग तो हम लोग करते हैं, उसमें आपका आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। एंड इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, कौन से स्किल में आप बहुत अच्छे हैं, कौन से वर्क में आप बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्ट, कौन सा चीज़ आप बहुत अपने लाइफ में स्किलफुली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टीचर नहीं बनते तो कुछ ना कुछ तो बनते ना। जैसे कि आप कुकिंग में अच्छे हो, या फिर ड्राइंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, या फिर आप कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, तो कोई ना कोई चीज़ में तो आप बेस्ट होंगे ना अपने लाइफ में। कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा आप पे जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो वैसे चीज़ों को यहाँ पे जज करना, तो ये फर्स्ट आता है सब्जेक्टिव मैथड्स में, बिकॉज ये ह्यूज अमाउंट में पर्सन्स का पर्सनालिटी को डिस्कवर करता है। ये जो डिस्कवरर पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे हम ले सकते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव। बहुत लार्ज स्केल में इसको हम जज करते हैं, लार्ज स्केल में। अभी आता है उसके ऑपोजिट में, मैंने पहले दे दिया ए के बाद सी दिया बिकॉज ऑपोजिट था। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेथड आएगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे कि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोग्राम, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, एंड परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है छोटे छोटे पॉइंट जो आप जानते हो, वहां से मैं बात कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन, मीन्स कोई चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखोगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या चेंजेस आया उसमें या कुछ हुआ तो उसको हम नोट डाउन करके बताएंगे। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, दैट मीन्स आपको बचपन में आप ना बहुत मीठा खाते थे, बट बड़े होने के बाद आपका मीठा से इंटरेस्ट चला गया, आप कोई तीखा चीज़ पसंद करते हो, या फिर स्लाइटली थोड़ा स्पाइसी पसंद है, ऐसा मसालेदार चीज़ आप खाते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर शिफ्टिंग हुआ कि आपको पहले स्वीट्स पसंद थे, अभी आपको स्पाइसी पसंद है। देखिए कैरेक्टर कितना चेंज हो गया। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका पर्सनालिटी और एक न्यू वे से प्रेजेंट किया गया। आप बचपन में कैसे थे, अभी कैसे, पर्सनालिटी चेंज। उसके बाद आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कब बनता है, नॉर्मली एक कंडीशन देते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज आपको किसी एक पर्सन का गाना गाना है, बहुत ही फेमस पर्सन का। अभी 5 पर्सन आप लोग ग्रुप में हैं, एंड सबको बोला गया कि आप लोगों को गाना गाना है इस पर्सन का। उसमें एक लिमिट बनाया जाएगा कि आप पांचों में से जो बहुत अच्छा गाएगा उसको हम वहाँ पे रखेंगे, उस सीट में बिठाएंगे। तो आप में से कोई एक पर्सन अच्छा गाया, दैट मीन्स उस लिमिट को उसने क्रॉस किया, तो वो चेकलिस्टेड हो गया कि वो वहाँ पे बैठ सकता है, उसका नाम वहाँ पे आएगा। ये एक एक छोटे छोटे कैरेक्टर को लेके हो रहा है। रेटिंग स्केल, नॉर्मली रेटिंग स्केल हम लोग टीचिंग सेशन में भी बहुत यूज़ करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू टीचर्स लाइफ वेरी मच, बिकॉज टीचर्स जब भी बच्चों को रेटिंग देते हैं ना, कैसे रेटिंग देते हैं, दैट मीन्स वो उसको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अभी होल क्लास को क्वेश्चन पूछा गया, बट एक बच्चा सारे क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दे रहा है, दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छा लर्नर है। हो गया, ही और शी मस्ट ए गुड लर्नर। सो ये जो गुड लर्नर हो गया, तो वो क्या कर रहा है कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझा पा रहा है, अच्छे से जवाब दे पा रहा है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ना टीचर्स का स्टूडेंट के लिए, उसको जज करके उन्होंने 1 2 3 4 के अंदर एक मार्क किया, एक्सीलेंट पे मार्क किया, दैट इज़ अ फिफ्थ पॉइंट। ऐसे मैंने फिफ्थ में सारी चीज़ों में उसको फिफ्थ मिला, या फिर हम अगर नंबर 1 में रखते हैं तो 1 मिला। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंट। ऐसे हम करते हैं रेटिंग स्केल। ऐसे बुक्स का भी रेटिंग स्केल होता है, साड़ियों का भी होता है, कपड़ों का भी होता है, खाने का होता है, आपके खुद के कैरेक्टर्स के ऊपर होता है, या फिर किसी को जज करे तो उसके ऊपर भी होता है। सोशियोग्राम, नॉर्मली सोसाइटी के साथ आप कैसे खुद को मैनेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द सोशियोग्राम। सोसाइटी आपको जज करेगा कि उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप प्रॉपरली ले पा रहे हो कि नहीं, तो उस बेसिस पे यहाँ पे सोशियोग्राम आता है, ठीक है। सोशियोग्राम आता है, तो सोशियोग्राम को और एक वर्ड में क्या बोलते हैं पता है, सोशियोमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक और सोशियोग्राम, दैट इज बोल सकते हैं हम लोग समाज मिति विधि। जहाँ पर भी आपको ऐसे सोशियोग्राम मेथड, मेथड को हम लोग विधि बोलते हैं हिंदी में, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे
सोसाइटी में रहते हो एंड सोसाइटी में जो पर्सन्स हैं उनके अंदर आपके साथ कितना लगाव है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। जो भी पर्सन्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप आपके साथ विथ यू। प्लस आपको चेक करना है कि आप में अट्रैक्शन कितना है, अफेक्शन कितना है, आप कोई चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो, कितना जल्दी उसको रिजेक्ट करते हो, ये सबको अगर जज करना हो तो सोशियोग्राम यूज़ किया जाता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट। परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट ये होता है, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, लेट सपोज या लेट सम सिचुएशन गिवन बाय टीचर। एक टीचर ने कुछ सिचुएशन दे दिया, अवस्था दे दिया, उस अवस्था में आपको आपके परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो आपका परफॉर्मेंस हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। जैसे कि आप सपोज मैं थिंक करने के लिए कुछ बताती हूँ, जैसे आप बच्चों को कुछ लर्न करा रहे हैं, ठीक है। आप एक राइम उसको रिसाइट करके बताए, उसको समझाए, उसको याद करा दे, छोड़ दिए। वो नेक्स्ट डे उसको कितना टाइम तक याद रख सकी, उसको जज करने के लिए हमने नेक्स्ट डे एक एग्जाम किया, टेस्ट किया। तो उसमें बहुत अच्छा भी कर सकते हैं या फिर बुरा। अगर उस सिचुएशन में उसने अच्छा कर दिया तो वो हो गया परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट। अदरवाइज उस सिचुएशन को उसने नहीं हैंडल कर पाया एंड वो भूल गई सारा, तो वो हो गई कि वो नेगेटिव टाइप में आ गई, तो नेगेटिव मार्किंग उसको मिलेगा। तो ऐसे होता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो अभी देखिए मैंने सारे स्टेजेस को बता दिया। दो जो चीज़ें हैं, दैट इज द सब्जेक्टिव मेथड एंड द ऑब्जेक्टिव मेथड। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर से बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स को लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स को तो लिखेंगे ना। जो समझा दी उसको रिमेम्बर करो एंड उसी को लिखना अपने वर्ड्स में, वो बेटर रहता है। ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखने के लिए। क्वेश्चनियर। सो यहाँ पे क्वेश्चनियर का मतलब मैंने समझा दिया, that is device for securing answers to question by using an inquiry from which the respondent feels in himself. In it, various important questions regarding the topic under investigation or personality traits will find a place. ये जो डेफिनेशन था, ये पूरा डेफिनेशन था, ये गुड एंड हैथ ने दिया था। एंड दिस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, सपोज ये एक डिवाइस है, ठीक है, एक कोई मशीन है, ये आपको कुछ ना क्वेश्चंस देगा, उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जैसे आंसर्स देते हैं, वही होता है कि आपको जज करने के लिए काफ़ी है। एंड उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कुछ दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ टॉपिक दी, सपोज मैंने बोला कि चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आपका टेस्ट लूँगी। जब टेस्ट होगा तो पूरे कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें से मैक्सिमम मैं 5 और 10 क्वेश्चंस दी, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्लियर किया, फटाफट से लिख लिया। अभी उसके बेसिस में मैं आपको जज करूंगी। ये हो गया क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा एंड उसको आप आंसर करोगे। तो यहाँ पे ना क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 2 वेराइटीज के रहते हैं। एक क्वेश्चन रहता है ओपन एंडेड और एक रहता है क्लोज एंडेड। हिंदी बच्चों को भी बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन प्रश्न रहता है ना, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक कहा जाता है ओपन एंडेड और एक कहा जाता है क्लोज एंडेड। जो प्रश्न पूछने पर वो कंप्लीट लगता हो, मतलब अधूरा ना लगे, वो पूरा पूर्ण है, तो उसको हम बोलते हैं वो है क्लोज एंडेड। अगर उसमें कुछ अधूरा चीज रह गया तो वो हो गया ओपन एंडेड। ठीक है। देखिए क्या मेंशन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स, क्लोज्ड फॉर्म और रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनियर। जिसको हम, मैं बोली ना, जो क्वेश्चन या फिर जो प्रश्न पूछने से, जो क्वेश्चन मैंने आपको आस्क किया उसमें अगर आप यस और नो में आंसर देते हो, दैट मीन्स उसमें तो कुछ अधूरा चीज नहीं था ना। तो आप अधूरा रहता तो पूरा एक स्टेटमेंट बनाते, एक वाक्य में आंसर देते, उत्तर देते, तो वो चीज यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड में। इससे क्वेश्चन आता है आपके टीईटी एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चन आता है क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। ठीक है। अभी ओपन फॉर्म में क्या है, देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स आप ना ओपन एंडेड क्वेश्चन, आज तुमने क्या खाया, मैंने क्वेश्चन किया, सो आज तुमने क्या खाया, इसका आंसर क्या हो सकता है, आज तुम क्या क्या खाए हो सुबह से लेकर अभी तक, बिकॉज मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है। तो पूरे दिन का आप बोलोगे सुबह मैंने ये खाया, दोपहर को मैंने ये खाया, डिनर में मैंने ये खाया,
इतना सारा चीज़ें मेंशन किया आपने। सो ये हो गया फ्री रिस्पॉन्स, मीन्स आपके माइंड में जितने सारे आंसर्स आए आपने दे दिए। अगर मैं पूछती तुमने अभी खाना खाया, यस और नो, यस और नो में आंसर देना है, ये हो गया क्लोज्ड वाला। ठीक है, उसी क्वेश्चंस के यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, बिकॉज ये टी वेस्ट था तो थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए, क्वेश्चंस अगर आपको जानना हो, आप किसी को भी क्वेश्चंस पूछते हो ना, अभी जज कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन कौन से वेराइटीज में आता है, क्लोज्ड वेराइटीज में आता है या फिर ओपन वेराइटीज में आता है, या क्लोज्ड फॉर्म में आता है या ओपन फॉर्म में आता है, या आप जज कर सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, दैट पर्सन्स का एटीट्यूड क्या है। अभी देखिए, मैं अगर क्वेश्चंस पूछूं कि तुमने आज खाना खाया, हाँ, इतना करके छोड़ देते तो किसी का भी एटीट्यूड रॉन्ग मीनिंग में ले सकते हैं, बिकॉज एक वर्ड से पर्सनालिटी आप नहीं जान सकते किसी भी पर्सन का। ठीक है, बट जब आप क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाता, तो टाइमिंग हमने सेव किया, टाइम हमने सेव कर लिया, टाइम बच गया हमारे पास। बट जब ओपन फॉर्म में आता है तो आप बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स दे सकते हो। हाँ, मैंने खा लिया, मैंने ये खाया, तुमने खाया। तो ये जो चीजें हुआ ना, यहाँ पे हम पर्सनालिटी जान सकते हैं, उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अभी ओरल क्वेश्चनेयर्स होता है। ओरल टेस्ट कहाँ पे होता है, बच्चों को हम ओरल टेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए, इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली अभी के टाइम पे आप कहीं पे भी एंट्रांस एग्जाम देने जाते हो तो वो रिटन फॉर्म में रहता है, अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो वो रिटन में नहीं, वो क्वेश्चन आस्क करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन आस्क करते हैं। कोई चीज़ है ना, डॉक्टर्स भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप थिंक करना, आप जब टीचर्स बन रहे हो ना, आप एक डॉक्टर जैसे हो। ठीक है, यू आर ए डॉक्टर, नॉट ए टीचर। आप टीचर हैं बाहर के लिए, आप डॉक्टर है अंदर से। जो इनर वॉइस होता है ना, आपका डॉक्टर जैसा होना चाहिए, बिकॉज जैसे एक डॉक्टर डायग्नाइज करता है बच्चों को, मैक्सिमम टाइम उनके प्रॉब्लम तक पहुंचता है कि उनका प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अगर वहां तक हम नहीं पहुंचते सॉरी, वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं, देन क्या होता, हम गुड टीचर नहीं है। ठीक है, गुड डॉक्टर भी नहीं बन सकते। अभी एक गुड डॉक्टर, if you are a good doctor, then you diagnose all the problem of a patient, right? आप पेशेंट का जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करेंगे, एंड ऑलवेज यू विल ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग व्हाट शी और ही फेस्ड। जो भी उन्होंने फेस किया उसको आप क्या करोगे, सॉल्व करने को ट्राई करोगे। इसके अकॉर्डिंग ना आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, अगर वो क्वेश्चन यस नो में हो तो वो हो जाएगा क्लोज्ड फॉर्म में। एंड अगर वो क्या हो जाएगा, अगर ऑपोजिट में हो, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हो, वो हो गया ओपन फॉर्म में। अभी ओरल क्वेश्चनेयर्स वैसे ही है। ओरल मीन्स हम बोलेंगे, पूछेंगे, आस्क करेंगे। इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यू ये करते हैं। इंटरव्यूअर्स कौन होते हैं, जो जज करते हैं, इंटरव्यू जो पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी डायग्नोस्टिक उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ के बारे में जानना है, दैट इज अ फैक्ट, फैक्ट फाइंडिंग। इंट्रोडक्टरी, दैट मीन्स आपके इंट्रोडक्शन को जानना है या फिर आपको पहचानना है, इसलिए कर सकते हैं। प्रोग्नोस सॉरी प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आप टोटल चीज़ जानते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, प्रोग्नोस्टिक में हम टोटल चीज़ों को जानते हैं बट सॉल्व करने के लिए नहीं, ऐसे ही जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारा रिपोर्ट भी हम तैयार करते हैं, एंड इसको बोला जाता है रेपो। रेपो हम बोलते हैं, या फिर रैपोर्ट आप पूरा कंप्लीट बोल सकते हैं, आधे इंग्लिश में हम बोलते हैं रैपो। रैपो मीन्स बैलेंस, या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, कनेक्शन क्रिएट करना। तो ये नॉर्मली स्कूल स्टेजेस में ही होता है। सो नेक्स्ट चलो। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, ऑब्जर्वेशन में नॉर्मली आप जब साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप अगर स्कूल लेवल में साइंस में पढ़े हो, तो वहाँ पे मेनली ये चीज़ होता है, किसी के भी फिजिकल बिहेवियर को या फिर शारीरिक जो चेंजेस होते हैं ना, उसको चेक करने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन का विधि, दैट मीन्स मेथड को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड और अवलोकन विधि को यूज़ किया जाता है। अवलोकन विधि में क्या करते हैं ना, नॉर्मली ये पर्सनालिटी मैंने बोला, किसी की भी पर्सनालिटी को, वो हो सकता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो कोई भी मृत
वस्तु भी हो सकता है या फिर अमृत, दैट मीन्स हम लोग जो जिंदे हैं उनका भी हो सकता है। तो ह्यूमन बींग्स का भी कर सकते हैं, कोई भी मृत। जैसे एक सपोज हम साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज वी टेक सम व्हाइट फॉस्फेट या व्हाइट फॉस्फरिक फॉस्फरस टाइप स्टोन्स होता है ना, उसको यूज किया हमने। तो वो क्या होगा ना, उसको पानी में रखना पड़ता है। साइंस के एग्जीबिशन के लिए बोल सकते हैं इसको यूज किया जाता है, या फिर साइंस के कोई प्रैक्टिकल्स में भी यूज कर सकते हो, पानी में यूज किया जाता है बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव है। वो बहुत ही ज्यादा रिएक्शन करता है। उसको जब एयर के कांटेक्ट में लाओगे ना, तो उसमें से क्या आता है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट होगा एंड उसके बाद वहां पे आग लग जाएगा। ऐसा इतना रिएक्टिव रहता है, वैसे चीजें करना पड़ता है। तो ये हो गया पूरे ऑब्जर्वेशन का गेम है। आप कोई भी चीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप बाहर से ही देख रहे हो ना, उसको कट नहीं करना है, अंदर से नहीं देखना है। बाहर से देख रहे हो इसलिए वो ऑब्जर्वेशन है। एंड आप बाहर का फिजिकल अपीयरेंस से ही उसको जज कर रहे हो। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ तो टूल्स चाहिए। दैट मीन्स आप जैसे उसको जज करके लिख सको कहीं पे। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर, और देन थर्मोमीटर, ऑडियोमीटर, उसके वॉइस या फिर उससे कोई साउंड अगर निकलता हो तो उसको चेक करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, स्टॉप वॉच, बाइनोकुलर, अब ये सब यूज करते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, अवलोकन विधि को यूज करते हैं, तो इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लासरूम में जो लर्निंग होता है ना, दैट मीन्स इन क्लासरूम लर्निंग बिहेवियर, बच्चों का दो टाइप का बिहेवियर आता है। एक बिहेवियर होता है जहाँ पे बच्चे एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। क्लासरूम में एंट्री करना, तो उस टाइम में उनका बिहेवियर कैसा होता है। एंड क्लासरूम में एंट्री करने के बाद वो कितना अटेंशन देते हैं, कितने टीचर्स के साथ मिलजुल के पढ़ते हैं। एंड उसके बाद जब वो क्लासरूम से निकलते हैं तो उनका बिहेवियर क्या रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एंट्री बिहेवियर। आरंभ, आरंभ का जो कैरेक्टर है, मीन्स उनका प्रारंभिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं बच्चों का, उसको जज करना। और जब एग्जिट, मतलब वो जो अंतराल के बाद वो लोग पढ़ाई करके खत्म करते हैं, दैट मीन्स पढ़ाई खत्म हो गया, अभी जाना है, तो उस समय का जो अंत, आदि, उस टाइम का जो बिहेवियर रहता है, मीन्स उनका अवस्था रहता है, उसको जज करना। तो ये पूरी चीज को हम एक्चुअली यूज करते हैं स्कूल टाइम पे, या फिर स्कूल में जब हम टीचर बने रहते हैं, बच्चों के साथ हम कैसे डील करें या क्या करें, सब कुछ किया जाता है। तो और एक वर्ड सब यूज किया जाता है, अगर आप कोई भी बड़े स्कूल में हैं एंड यूनिवर्सिटीज लेवल में है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो आपने ऑब्जर्वेशन के लिए अटेंडेंस सीट लगा लिया, या फिर उनका बिहेवियर को जानने के लिए कोई कोई टेस्ट करा ले, ये सब है। बट बड़े बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बड़े बच्चों के लिए दो तीन चीजें किया जाता है। देखिए लास्ट वाले वर्ड्स को देखिएगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है जो को जिस चीज को आप जोड़ते हुए जाते हो, एडिशन टाइप, एडिशन टाइप, जहाँ पे आप जोड़ते हैं हर एक चीज को। सपोज मेरे पास एक है, 1 रुपया है, मैं और भी 2 रुपया कुछ टाइम बाद ऐड करती हूँ, तो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। अभी 3 के साथ कल मैं और भी 4 रुपया देती हूँ, तो अभी 3 + 4, तो 7 हो गए। 7 + 3, 10 हो जाएंगे। ऐसे करके कुछ जोड़ रहे हैं, अमाउंट को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स बनेंगे वो क्यूमुलेटिव टाइप है। दैट मीन्स आपका अभी के टाइम पे कौन सा बिहेवियर आप शो कर रहे हैं, प्लस आप कल के दिन पे कौन से बिहेवियर को शो किया, प्लस आप परसों कौन से बिहेवियर शो गए। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और एनेक्डोटल एविडेंसेस। एनेक्डोटल एविडेंसेस हिस्ट्री टाइप है, जो कि इतिहास बताता है कि आपका पूरे स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ कैसा रहा। वहाँ पे आपके बारे में बताया जाता है। ये रिसर्च स्टडीज में यूज किया जाता है। जब भी बच्चों को हम रिसर्च करते हैं कि बच्चे ऐसे टाइप के, इसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस बोल के एक चीज आता है कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसको हम जान पाते हैं। राइट, हो गया। अभी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में यस और नो। चेक लिस्ट मीन्स लिस्ट को चेक करो, इतने ही इजी वर्ड में है। सपोज जैसे थिंक कर लीजिए, मैं एक बुक स्टोर में गई,
ठीक है? मुझे किस टाइप का बुक चाहिए, मेरा कुछ क्राइटेरिया है ना। कैरेक्टर मैंने मेंशन किया कि मुझे एक मोटा बुक चाहिए, मुझे ना पिंक कलर का बुक चाहिए, मैंने कुछ कैरेक्टर मेंशन कर रही हूँ। मुझे जो बुक है ना, बुक में बहुत बड़े-बड़े अक्षर वाले लाइन्स चाहिए, तो वो मैं मुझे पढ़ने के लिए ईज़ी होगा। मुझे अब अगेन मुझे कम दाम में भी चाहिए, तो मैंने 4 कैरेक्टर बोला। अभी बुक स्टोर वाला ऐसा किताब ढूँढेगा कि यहाँ पे 4 कैरेक्टर हो, उसमें से कौन-कौन से कैरेक्टर मैच किए, लास्ट में हम उसको टिक मारेंगे। हाँ, ये हो गया टिक, है, ये नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं मिल रहा तो रॉन्ग कर दो। फिर मिल गया कैरेक्टर को फिर टिक करो। तो ऐसा जो चीज़ होता है ना, येस नो के साथ हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एएनयू बच्चे एंड कुरुक्षेत्र बच्चे बोथ के बैच में एक बुक में है, जो कि एएनयू के बुक में आई थिंक पेडागोजी में होगा। एंड कुरुक्षेत्र बच्चे आपका ना कौन से बुक में बताते हो, वेट, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन बुक में ये क्वेश्चन मेंशन है, बुक को लेके ही मेंशन है। क्या आप ऐसे ऐसे बुक्स को फॉलो करेंगे, बुक्स की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आप कैसे जज करोगे, तो वहाँ पे चेकलिस्ट बनता है। वैसे ही चेकलिस्ट बच्चों को जज करने के लिए भी बनता है। एक एक जो एजुकेशन टीम आता है ना, जैसे नाक टीम आए, हाँ, एनसीटी अप्रूव्ड करने के लिए जो आता है, तो वो चीज़ जब करने आते हैं ना, तो वो स्कूल बिल्डिंग, बुक स्टोर, लाइब्रेरी, बच्चों का कैरियर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे चेकलिस्ट बना के लाते हैं, उसमें से येस नो करके जाते हैं। तो उसके बेसिस पे ही हम डिज़र्व करते हैं कि हमारा कॉलेज ए प्लस है, बी प्लस है, बी है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इज सिमिलर टाइप ऑफ दैट ऑफ चेकलिस्ट, जैसा रेटिंग स्केल चेक है ना, उसमें भी कंसेप्ट है सेम, कैसा, चेकलिस्ट जैसा। अभी यहाँ पे बच्चों को रेटिंग देते हैं पहले टीचर्स, फिर टीचर्स को रेटिंग देते हैं बच्चे। अभी आपको पूछा जाए कि आप सपोज यहाँ पे एक या दो टीचर पढ़ा रहे, कौन से टीचर कैसे पढ़ा रहे, आपको कोई भी आके बाहर से पूछा, तो आप उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दोगे, राइट। तो ये जो फीडबैक आप देंगे कि हाँ, टीचर का वॉइस अच्छा है, टीचर पढ़ाती अच्छा है, या फिर उसका जेस्चर अच्छा है, उनका कौन सा पैटर्न आपको अच्छा लगा, तो ये जो है ना रेटिंग स्केल है, वही चेकलिस्ट जैसा हो गया, यस और नो, कैसा है नहीं है वैसा। तो सेम चीज़ हम भी करते हैं बच्चों के लिए। अभी आप में से कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे, कितने बच्चे अच्छे से स्टार्टिंग किए थे बट अभी थोड़े से स्लो हो गए पढ़ाई में, तो वो सब हम जज करके बताएंगे। तो दैट इज कॉल्ड रेटिंग स्केल। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जैसा होता है, रेटिंग स्केल भी वही होता है, ठीक है। अभी सोशियो ड्रामा, दैट इज अ सोशियो ड्रामा को हमने बोला, सोशियोमेट्रिक मेथड भी बोला, समाज मीति मेथड बोल सकते हैं। यहाँ पे समाज के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस जो रहता है ना, उनके प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे करना, दैट मीन्स दर्शाना, ठीक है। सपोज यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द सोसाइटी और विद द फैमिली मेंबर्स, आप घर पे रहते हो बट घर के लोगों के साथ आपका कभी बनता नहीं है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो ये प्रॉब्लम्स को आपको जज करने के लिए रखा गया। उसी प्रॉब्लम के बेसिस पे क्या है, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप क्या सोचते हो, ये सब में हम लोग चलेंगे। तो उससे हम आपको सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो गए। अभी नेक्स्ट में आते हैं प्रोजेक्टिव टाइप में, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, अच्छा एक पॉइंट, अच्छा यहाँ पे हो गया कुछ कुछ पॉइंट्स, चलो। सो एक पॉइंट्स यहाँ पे है, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है, प्रोजेक्टिव टेक्निक में कुछ मेंशन है, जैसे कि टू इवैल्यूएट अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे ना प्रोजेक्टिव मीन्स छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने के लिए। अच्छा आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने भी टेस्ट मटेरियल्स है ना, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के लिए है, और ये वाला बी होगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाया था ऑब्जेक्टिव मेथड, यहाँ पे सी मेंशन है, गलती हो गया, बी मेंशन करिएगा। तो पर्सनालिटी, इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्किल, सब एक साथ कुछ कुछ पॉइंट्स। यहाँ से हमने जैसे क्वेश्चनियर्स लिया था, ठीक है, क्वेश्चनियर्स लिया था और सेल्फ रेटिंग लिया था, तो एक दो
टॉपिक यहाँ से लिया और कुछ टॉपिक यहाँ से लिया, उतना एनफ है, जो कि आपके फर्दर बहुत सारे पेडागोजीज में भी आपको मिलेगा। ये जैसे पेडागोजीज में ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्किल, सोशियोग्राफ, ये चीज़ें ना, एंड क्वेश्चन, ये सारे पेडागोजी पेपर में, दैट इज एएनयू के हो या कुरुक्षेत्र को हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, आर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जो भी आपका पेडागोजी मेथड्स पेपर है, उसमें ये टॉपिक कंपलसरी है। ठीक है, उसमें ये टॉपिक कंपलसरी है, 1 पेज का होगा या 1.5 पेज का होगा, इतना ही है। एंड उसको लिखना नहीं है, एक्सप्लेन उतना ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना एंड छोड़ देना। लास्ट में ये पोर्शन है, दैट इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यहाँ पे क्या होता है ना, अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंसान का या फिर कोई भी बच्चों का अगर कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है, आप अगर सोच समझ के जवाब देते हो, होशो हवास हम बोलते हैं ना, होशो हवास में जवाब देना, दैट मीन्स आपका माइंड बहुत ही स्टेबल है, आपको जो पूछा गया आपका आंसर बहुत अच्छे अच्छे से आप दे पा रहे हो, दैट इज कॉन्शियस माइंड। अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, दैट मीन्स आपका दिमाग कहीं और है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो ऐसा चीज़ में क्या होता है ना, आप अनकॉन्शियस रहते हो, आप समझने के अवस्था में नहीं हो। तो उस टाइम पे हम लोग इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ ना टेक्निक्स को देना है कि ये टेक्निक्स के थ्रू आपका कौन सा चीज़ हम चेक करते हैं, वो देखिए। पहले तो आपका डिज़ायर क्या है, आपका डिज़ायर, आपके होप्स, एंड उसके बाद आपका जो डर है, कौन सी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डरते हो, फियर्स, एंड रिप्रेस्ड विशेस, जो चीज़ आप ना एक्सप्रेस नहीं कर सके अब तक, वैसे विशेस भी आपके पास होंगे, तो वो सब कुछ जो आपने छुपा के रखा हुआ है, मन में दबा के रखा हुआ है, उसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए इतने सारे टेस्ट मटेरियल्स हैं। तो इस टेस्ट मटेरियल्स का ओनली नाम लिखना है, बिकॉज ये सारे टेस्ट मटेरियल्स बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए अभी तक नहीं है, बच्चों के लिए है। द फर्स्ट वन इज द इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट को बोला जाता है, ये फर्स्ट तो डिस्कवर किया था हरमन रो रोर सक। तो आप क्या करेंगे, रो सक, आप आर को प्रोनाउंस हल्के से करें तो चलेगा, रो सक, ठीक है। हार्मोन रोसाक, हार्मोन रोसाक, सो स्विस साइकाइट्रिस्ट है, दिमागी हालतों पे काम करते हैं, मीन्स बच्चों के दिमागी हालत कैसा है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। इंक ब्लॉट टेस्ट होता है वो चीज़ को। तो इंक ब्लॉट टेस्ट में ना ऐसे कार्ड्स लिए जाते हैं, छोटे छोटे हम लोग जो कार्ड्स खेलते हैं जैसे, वैसे बच्चों के लिए कार्ड्स बनाए थे चिरकुट जैसा। अभी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा जाएगा, बच्चे कौन सा पिक करते हैं, पिक करके वो कैसा रिएक्ट करते हैं उसको चेक किया जाता है। अभी नेक्स्ट आ गया थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। किसने डिस्कवर किया, हेनरी मुरे, हेनरी मुरे। सो ना पहले का नाम बता दो कि हिंदी में इसको मेंशन है, रोडसा, रोडसा का शाही का धब्बा परीक्षण। तो उतना थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो उसको वैसा नहीं लिखे, बिकॉज वहाँ पे रॉन्ग भी मेंशन है, नाम वैसा नहीं होगा, यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए रोडसाक, तो रोडसाक का नाम भी गलत है थोड़ा। तो आप लोग ओनली लिखिए इंक ब्लॉट टेस्ट, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बुक में भी साइड में इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी बच्चे। थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट में हेनरी मुरे ने किया 1943। यहाँ पे बच्चों को एक थीम दिया जाएगा, जैसा कि सिचुएशनल हुआ था ना, एक अवस्था हम दे रहे थे, तो वैसे यहाँ पे हम एक थीम देंगे, जैसे कि थीम वाला पार्टी होता है ना, वैसे टाइप का थीम देंगे, उसके ऊपर वो कैसा टाइप का रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको एप्रिसिएट किया जाएगा, एप्रिसिएट किया जाएगा कि उसने अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर सी, और दैट इज थर्ड, दैट, सो नेक्स्ट हो गया चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। आई होप आपको मेरा बहुत सुनाई देता हो। सो नेक्स्ट हो गया चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बच्चों को एप्रिशिएट करना है, थीमेटिक एप्रिसिएशन जैसा था यहाँ पे वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम बच्चों में जो अंत अंतर्बोध है, दैट मीन्स इनर वॉइस, हम जैसे बोलते हैं ना इनर मी, मेरे अंदर क्या है उसको जानने के लिए हम उसको टेस्ट करेंगे कि हम
खुद को तो जज नहीं कर सकते बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं, तो लोग हमें जज करेंगे, टीचर्स हमें जज करेंगे या फैमिली मेंबर्स जज करेंगे। एंड हमारे अंदर जो चीज़ है दैट मीन्स सोल है, या फिर हमारे अंदर जो सोल के साथ जो पॉइंट कनेक्टेड है, जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई है, आत्मा के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है एंड उसको हम समझ नहीं पाते। छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ समझाए वो बहुत लेट से समझते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जल्दी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट आया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये तो आप लोग खुद भी कराते हैं, टीचर्स हैं आप लोग कुछ कुछ, तो आप लोग बच्चों को क्या कराते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या आया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अभी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, नॉर्मली शब्द सहचार्य। दैट मीन्स आपको एक शब्द दे दी, कैट। कैट का लास्ट टू अल्फाबेट है टी। टी से आ गया टॉप, पी। पी से आ गया पेट, अगेन टी, टाइगर। आर से आ गया रोज। ऐसे करके कनेक्ट करना, दैट मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे जंबल वर्ड रहता है ना, आप कोई भी वर्ड्स को जॉइन करके कुछ एक, सॉरी, कोई भी अल्फाबेट्स को जॉइन करके कोई वर्ड बना सकते हो, या फिर वर्ड्स को जॉइन करके आप सेंटेंस बना सकते हो, ऐसे कर सकते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। अभी लास्ट स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो कहानी को सुनना पसंद करते हैं बट बोलना पसंद नहीं करते। कहानी को बोलने का भी एक अपना ही मेथड होता है। आप किसी को भी अपना कहानी सुना रहे हो ना, तो वो भी बहुत अच्छे से सुनाना चाहिए, अदरवाइज वो बोर हो जाएगा। सो कहानी कहने का, दैट इज द स्टोरी टेलिंग एंड द स्टोरी कंप्लीशन। दैट मीन्स किसी ने अगर हाफ स्टोरी बताई, तो कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने वाइज अपने माइंड से ही वो क्या करते हैं, अपने वाइज स्टोरी उसके साथ कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स वो टॉपिक जैसे हो गया कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ ए लवली कैट। मैंने एक बिल्ली देखा, तो बिल्ली का रंग ऐसा था, वैसा था, वैसा था। फिर हमने ना कुछ काम के लिए वो स्टोरी को आधा छोड़ दिया। तो जो बच्चे के माइंड में चल रहा था कि बिल्ली ऐसी है, तो वो मे बी नेगेटिव वे में कर सकता है, बिल्ली ने ऐसे मार डाला। और एक बोल सकता है बिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा किया। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दो वे में चला गया। तो बच्चों को ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो कौन से काम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव थॉट की तरफ या नेगेटिव थॉट की तरफ। तो इतना ही है, इतने होने के बाद एंड हो गया। सो इतना समझ आया। ये सेशन ले रहे इसी चीज के ऊपर, तो मैक्सिमम बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स ना आपको टोटल 15-20 मिल जाएंगे टॉपिक्स। देर आर 15 or 20 टॉपिक्स आर देयर इन childhood book or in learning teaching or contemporary process, contemporary and India और pedagogy process। तो ये जो जितने भी है ना बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सो ये बुक्स आर्ट्स रिलेटेड ही है। एजुकेशन जिनका ऑनर्स रहा होगा ग्रेजुएशन में या एमएससी जो किए होंगे एजुकेशन में, उनके लिए बेनिफिशियल ये है कि ये थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ है, 50% तो उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आपको पढ़ना है तो डिटेलली पढ़ो। ओके, तो मैं, हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, 2 साइड से रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ओके, मॉर्निंग में मिल जाएगा, मॉर्निंग 6-7 ओ क्लॉक तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, मैं स्टार्ट करूँ। ओके, ओके। अच्छा, ये यूनिट 2 है नागार्जुना यूनिवर्सिटी बच्चे, आपके चाइल्ड पर्सपेक्टिव बुक का यूनिट 2 है। कुरुक्षेत्र बच्चे आपका भी चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का 2 है, यूनिट 2 है। ठीक है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजेस थ्योरी। पियाजे, यहाँ पे पियागेट और पाइगेट मत बोलिएगा, ये पाइगेट नहीं है, पियाजे। टी प्रोनाउंस नहीं होगा, पियाजे। ठीक है, PIAGET एपोस्ट्रोफी एस रहता है बिकॉज पियाजेज थ्योरी, पियाजे का थ्योरी। ठीक है। अभी चीज ये होता है कि पियाजे कौन थे।
तो उनका बायोग्राफी थोड़ा लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, हमने अभी पढ़ा था। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, उनके बारे में लिखना, थोड़ा सा जानकारी देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट। आप पहले इंट्रोडक्शन देंगी, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप वहाँ पे उस उनके बारे में थोड़ा मेंशन करेंगे। उसके बाद कंसेप्ट में जाएंगे, कंसेप्ट के बाद पियाजेस का ना थ्योरी है, बहुत बड़ा थ्योरी है, कि उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके बोला था। जैसे हमने पढ़ा ना, लाइफ साइकिल पढ़ा। लाइफ साइकिल मीन्स एक छोटा सा बच्चा इन्फेंसी पीरियड से लेके एडोलेसेंट पीरियड तक जा रहा है, तो वो कितने सारे स्टेजेस से जाता है। तो वहाँ पे हमने प्री नाटल पढ़ा, पोस्ट नाटल मीन्स गर्भावस्था पढ़ा, गर्भावस्था के बाद मीन्स नवजात वाला पीरियड पढ़ा। तो उसके बाद अगेन इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, देन किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था, ऐसे करके हमने पूरे लाइफ को ही डिवाइड कर दिया। मीन्स इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, ऐसे डिवाइड कर दिया। अभी इन्होंने कुछ कुछ स्टेजेस को लेके, वैसे ही एज पीरियड इनका भी है, बट उनको उन्होंने वैसा नाम नहीं दिया, इन्फेंसी के अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने स्टेजेस बोला। जैसे कि यहाँ पे स्टेजेस को याद रखने के लिए भी मैं शॉर्ट बताऊंगी, आप याद रख सकते हैं, बिकॉज अभी से कंसेप्ट्स थोड़े डिफिकल्ट आने लगेंगे, ठीक है। सो पहले जान लो कि कग्निटिव होता क्या है। नॉर्मली हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक, मेंटल डेवलपमेंट, सो इट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है या प्रोसेसेस है, ये बोल सकते हैं एक डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल मीन्स अग्रसर होना और प्रगतिशील होना, गतिशील होना, गति करना, कोई चीज अगर मूव कर रहा है वो भी डेवलपमेंट है, ठीक है। गतिशील प्रक्रिया है, अग्रसर होने वाला प्रक्रिया है। जो हिंदी आप लोग समझ रहे हो उतना ही लिखो, उतना लिख लोगे हो गया, पढ़ाई हो गया। बुकिश वर्ड में नहीं जाना है किसी को, ठीक है। अपनी वे से अगर प्रेजेंट करना सीख लोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। So it is the developmental processes by which an infant becomes an intelligent person, acquiring knowledge with growth and improvement in thinking, learning, abstract and reasoning. जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं स्टेटमेंट में बाद में जाऊँ, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, छोटे बच्ची हूँ, तो धीरे धीरे जैसे मैं इन्फांट हुई, इन्फांट मीन्स नवजात बोल सकते हैं, टोडलर बोल सकते हैं, जहाँ पे हम छोटे हैं, 2 साल 3 साल के हैं। अभी वहां से लेके मैं अब तक का एक ग्रोइंग एज वाली पर्सन बन चुकी हूँ, पूरा बड़ी हो चुकी हूँ। अभी मेरा मेंटल एक्टिविटीज बहुत ही पावरफुली एक्ट करता है, मेरा दिमागी हालत बहुत अच्छा चलता है, मैं अंडरस्टैबल हूँ। कोई भी चीज़ को रीजन आउट करना है, रीजनिंग क्या होता है, कोई चीज़ को समझ के उसका प्रॉब्लम जानो, उससे सॉल्व करो, वो होता है रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट, कोई चीज के बारे में जनरल आइडिया हो, तो जनरल का ऑपोजिट आपने सोच लेना है। जनरल से स्पेसिफिक जा सकते हैं या फिर जनरल से एब्स्ट्रैक्ट जा सकते हैं। अभी जनरल से स्पेसिफिक, जो चीज के मतलब से आप समझ लो ना, एब्स्ट्रैक्ट भी वही है। सपोज आपको बोला गया कि आप एक नोवेल पढ़ो, ठीक है, या फिर आप एक बुक पढ़ो। एक बुक को आपने जनरली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बुक को पूरा नहीं पढ़ते, उससे पहले जो उसका एक जनरल आइडिया के लिए बुक पढ़ा जाता है ना, जैसे हम जिस्ट, पूरे फिल्म को नहीं देख सके तो किसी से फिल्म के बारे में पूरा जान लो, हो गया, वो हो गया जिस्ट। तो ये होता है जनरल आइडिया। कोई भी किताब के बारे में आप पूरा नहीं जानते, बट आगे उसका जो जिस्ट रहता है उसको आप पढ़ लिए, ठीक है। अभी ये पढ़े जो आप, इसको आप क्या बोल रहे हैं, जनरल आइडिया बोल रहे हो, बट ये जनरल पॉइंट नहीं होता, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली में ये है एब्स्ट्रैक्ट, कोई चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, या फिर थोड़े थोड़े के थ्रू आपने जो आगे बढ़ा, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। आप छोटे छोटे, मेरे बारे में आप थोड़ा थोड़ा बात जानते हो, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेरे बारे में पूरा जान लिए तो ये हो गया जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि आप एक चीज को कंप्लीट जानने के बाद उसके जो ब्रांचेस हैं, उसमें से एक एक ब्रांच में, शाखाओं में आप जा रहे हो। जैसे कि आपने एक पेड़ देखा, तो आप पूरे पेड़ को अच्छे से कवर कर रहे हैं, अभी पेड़ के बारे में जान लिए। सो आफ्टर दैट आप उसके एक एक ब्रांच में जाओगे, तो वो हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक।
बट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरे चीज़ को जान लो पहले, जानने के बाद ये जो आपने थोड़ा थोड़ा चीज़ जाना ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अगर पूरी चीज़ को अच्छे से जाना, मैंने वर्ड यूज़ किया अच्छा, पूरा, क्लियरली ऑब्जर्व किया, तो वो हो गया जनरल। ठीक है, ये स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इतना ही डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, वो समझ लो। तो इसमें ना मैक्सिमम जो टीटी एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग मीन्स आपके पास एबिलिटी है, आप कोई चीज को सोच सकते हो। लर्निंग क्या है, यू हैव एबिलिटी टू लर्न, कोई चीज को लर्न करने के लिए आपके पास एबिलिटी है। तो आप एक मैच्योर पर्सन है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आपका दिमागी हालत बहुत अच्छा है, आप पूरे सुस्त हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट वाइज ऑल्सो, you are a good learner according to your knowledge or your thinking power also great। दैट मीन्स आपका इंटेलिजेंस पावर इतना अच्छा है, आप अपनी जो नॉलेज को कैरी कर रहे हो उसके थ्रू आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, आपके विचार शक्ति में, दैट मीन्स थिंकिंग, आपके पढ़ाई में, शिक्षण शक्ति में, वो भी ग्रो कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट में आप जो भी संक्षिप्त आप जानना चाहते हो उसमें भी आप अच्छे हो। रीजनिंग, कोई भी चीज के बारे में जो उसका कारण ढूंढना, वो भी बहुत अच्छा कर लेते हो। ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन। अभी इसके बाद मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखिए क्या है। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द टर्म कॉग्निशन, कहाँ से तो ये वर्ड आया होगा ना, जैसे कि आपने जाना, द पर्सनालिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट, दैट मीन्स द लैटिन रूट से ये आया था, लैटिन रूट से, एक लैटिन लैंग्वेज से ये पर्सनालिटी वर्ड आया था। वैसे ही कॉग्निशन और कॉग्निटिव ये वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया। कॉग्निशन बोल सकते हैं, कॉग्निटिव बोल सकते हैं, हिंदी बच्चे आप भी कॉग्निटिव ही लिखेंगे, कॉग्निशन ही लिखेंगे, बिकॉज इंग्लिश में जो चीज़ रहता है उसका हिंदी कर सकते हैं, बट लैटिन में जो वर्ड रहता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, या फिर उसके जो अर्थात में जो मीनिंग आता है ना उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उतने में ही मार्क रहता है। इवन if आप ना एग्जाम भी देने जाओगे तो हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा ना, साइड में आपको ब्रैकेट में इंग्लिश में एक एक वर्ड लिखा रहेगा जिसका हिंदी प्रॉपर नहीं बन सकता। ठीक है, द टर्म कॉग्निशन और कॉग्निटिव हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर। क्या बोले, COGNOSCERE, कॉग्नोशियर। कॉग्नोशियर मीन्स होता है टू नो, कोई चीज को जानना। यहाँ पे ऐसे डायग्राम आप शॉर्टली बनाओगे, ऐसे जैसे डायग्राम है वैसे बनाओ, स्टार बना के कर सकते हो, या फिर मैंगोज बना लो, मैंगोज के अंदर ऐसे छोटे छोटे डिजाइनिंग जैसे भी दे सकते हो, बट एरो मार्क ऐसे ही रहेगा। कॉग्निशन, पहला क्या हो गया, कॉग्निशन, कॉग्निशन वर्ड आ गया। ये टर्म डिराइव कहाँ से हुआ, लैटिन टर्म से। तो लैटिन में क्या बोलते हैं, कॉग्नोसियर। कॉग्नोसियर का मीनिंग क्या है, टू नो, कोई चीज को जानना, कोई चीज के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, अभी जैसे ना और एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे नॉलेज लेना बोलती मैं, तो वैसे फिलोसॉफी एक वर्ड आता है। फिलोसॉफी जो वर्ड है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो बच्चे आप लोग पढ़ोगे नागार्जुना के, उनके लिए भी बोल दो। फिलोसॉफी का अल्टीमेट मीनिंग भी नॉलेज ही होता है। ठीक है, फिलोसॉफी का अल्टीमेट जो वर्ड का मीनिंग है दैट इज नॉलेज। ठीक है, सो यहाँ पे हम टोटल क्या बोल सकते हैं, इन टोटलिटी में अगर बोले, कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज। क्या है, कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज के साथ रिलेटेड है, ज्ञान के साथ रिलेटेड है। जो कॉग्निशन शब्द है ये ज्ञान के साथ रिलेटेड है, उसको कैसे व्यवहार करें उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, कॉन्सियस और नॉन कॉन्सियस। नॉन कॉन्सियस को आप अनकॉन्सियस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सियस और अनकॉन्सियस, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, ये जो नॉलेज आप गेन करते हैं ये टू टाइप्स के हैं। एक नेचुरली बाय बर्थ आपको मिलता है, और एक होता है आर्टिफिशियल जो कि आप एडप्ट कर रहे हो, या फिर आप पढ़ते हुए उसको और भी ज्यादा प्रोग्रेस करा रहे हो। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो ना, तो ज्ञान ले रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब हो गया आप अभी आर्टिफिशियली ले रहे हो, बाय बर्थ आपको नहीं मिला, आर्टिफिशियली आप रिसीव करो, यू कैन रिसीव इट बाय आर्टिफिशियल वेज, बाय लर्निंग हो या भाई कोई भी चीज को देखने, दैट मीन्स बाय ऑब्जर्वेशन हो, बाय रिकॉर्डिंग हो, एटसेट्रा। ठीक है,
कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अभी मैंने समझाया था। कॉन्शियस माइंड में दैट मीन्स आप अगर बहुत ही अच्छे माइंड में है, आप सुस्त हैं, एंड दैट मीन्स फिजिकली एज फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, ये वाला सिचुएशन ही है। फिजिकली मेंटली आप एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट है एंड एक जगह पे बैठ के सारा चीज को समझ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस में क्या होता है, आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो, ठीक है, आप मेंटली एब्सेंट हो। तो वैसे में क्या होता है कि आप जो भी रिसीव करो वो गायब हो जाएगा, दैट मीन्स वो चला जाएगा, कभी भी वो स्टोर नहीं रहता। जैसे होता है, एक सिचुएशन बोलूँ, आपका जब मूड स्विंग्स होता है या फिर आपका मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन बहुत खराब रहता है, या फिर किसी ने अगर कोई ड्रिंक कर लिया हो या ड्रग्स ले लिया हो, उस टाइम में उस लोगों को भी ऐसा ही होता है, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन के बाद अभी जो हमारे पियाजे हैं, दैट मीन्स हमारे जो इन्वेंटर हैं इस कंसेप्ट के, उनके बारे में हम थोड़ा बायोग्राफिकल स्केच लिखेंगे। दैट मीन्स स्केच मीन्स थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे ब्रीफली। तो उनका पूरा नाम है जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, JEAN, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच, फ्रेंच के रहने वाले हैं। तो फ्रेंच, मैंने ऑन द फ्रेंच लिखा और कुछ नहीं मेंशन करना है। आप लिख सकते हैं फ्रेंच एजुकेशनिस्ट और फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो उनको फ्रेंच के रहने वाले हैं, बट वो स्विस साइकोलॉजिस्ट है, तो इसलिए मेंशन वहाँ पे नहीं था। बहुत जगह पे दोनों ही मेंशन रहता है कि फ्रेंच एजुकेशनिस्ट है बट स्विस साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ से आप उन्होंने पढ़ाई किया इसलिए स्विस साइकोलॉजिस्ट है। 9 अगस्त 1896 में उनका बर्थ हुआ था, दैट इज 9 अगस्त 1896 में बर्थ हुआ, एंड 16 सितंबर 1980 में, 1980 में, 1980 यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन नहीं है, जो कि ऊपर ब्रैकेट में मेंशन है, देखिए हेडिंग में, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा 16 सितंबर 1980 में उनका डेथ हुआ। वॉज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। वो बहुत ही जाने माने पर्सन है, व्यक्ति है। क्यों? उन्होंने काम जो किया था, साइकोलॉजिस्ट तो काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट दिमागी हालत के ऊपर ही काम करते हैं, बच्चों के दिमाग के ऊपर इन्होंने काम किया था। बच्चों का दिमाग कैसा विकास होता है, विकसित होता है, उसके साथ द वर्क डेवलपमेंट वर्क इज टोटली बेस्ड ऑन कॉग्निटिव, बच्चों के नॉलेज के ऊपर भी था, ठीक है। तो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड epistemological view, epistemological view are together called genetic epistemology। अभी ये वर्ड क्या हो गया, जैसे बोला गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स बच्चों के ज्ञान के ऊपर जो विकास है उसको, प्लस उन्होंने और भी थ्योरीज लिखा बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, जो डेवलपमेंट वाला था उसको बोला गया एपिस्टेमोलॉजी। अभी ये सारे जो नाम है ये पहले साइंस में यूज हो चुके हैं, तो उसको हमने यहाँ पे यूज किया, तो दोनों को मिक्स करके ये क्या बना, जे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो उनके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट को मैं समझाती हूँ क्या है, कि उन्होंने बोला पहले तो नॉलेज जो है ना बच्चों में पेरेंट्स से ही आएगा, जितना उन्होंने अपने पास रखा हुआ है वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र आप जो बोलते हैं, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों को आएगा अपने पेरेंट्स से। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, जेनेटिक्स जीन के थ्रू आया तो इसको बोला गया जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। उसके साथ इसका जो नॉलेज है इसका तो विकास होगा ही, तो ये विकास आर्टिफिशियली भी हो सकता है बाय एक्वायरिंग नॉलेज, जैसे जैसे वो सीखता है, पढ़ता है, ज्ञान लेता है उसके थ्रू होगा, तो इसलिए टोटल बोला गया जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। इनको ना बोला जाता फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंस चीज बनाया, दैट इज अ थ्योरी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो थ्योरी को इन्होंने मेंशन किया, इसलिए उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिला। ही सेड दैट ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटीज फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स। कोलैप्स मीन्स सब कुछ जो बोलते हैं ना धस जाना, दैट मीन्स सब कुछ बर्बाद हो जाना, तो वो चीज़ जैसे हमारे होते हैं ना
भूकंप हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब में जैसे होता है वैसा नहीं हो जाए। एक दिन अगर सोसाइटी में सब कोई गंदे लड़के हो गए या गंदे बच्चे हो गए, सारे लोग ऐसे ही थिंक करने लगे कि हम नेगेटिव की तरफ जाएँगे, पॉजिटिव में नहीं जाएँगे, तो क्या होगा? हम अपने सोसाइटी को सेव नहीं कर सकते। तो ऑल पॉसिबल वेज़ में उन्होंने ये बताया था कि एजुकेशन के पास ही ऐसा कैपेसिटी है कि वो हमारे सोसाइटी को सेव कर सकता है कि कोलैप्स होने से, बर्बाद होने से। वेदर वायलेंट और ग्रेजुअल, धीरे धीरे हो या एक साथ हो। एक साथ हो सकता है या धीरे धीरे। ग्रेजुअल मीन्स धीरे 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 प्रोग्रेस करना। वायलेंट यहाँ पे एक साथ सब कुछ बड़ा कुछ हो जाना। ठीक है, बड़े वाले जो हादसे होते हैं ना, वायलेंट एक्टिविटीज, उससे ये प्रोटेक्ट करेगा एजुकेशन। हिज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडीड इन प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। अभी आप लोग कौन से एजुकेशन प्रोग्राम में है पता है? इसको बोलता है प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, मीन्स सर्विस से पहले। आप सर्विस से पहले ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ट्रेनिंग में आप बच्चों के बारे में पढ़ रहे हो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आप लोग पढ़ते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं, तो उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। बच्चों को आप कैसे केयर करेंगे, इवन इफ अगर आप स्कूल में भी नहीं पढ़ाते बाद में फ्यूचर में कभी भी, तो अपने बच्चों को तो केयर करेंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा, एंड आसपास की सोसाइटी को भी आप अच्छा रखेंगे उसके लिए। तो पियाजेस का जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से दो प्रोसेस है देखिए? दैट इज कॉग्निशन एज सोशल प्रोसेस, कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस एंड सोशल प्रोसेस, सोशल वर्ड जहां पे लग गया दैट मीन्स आप समझ लीजिए ये सामाजिक विधि के ऊपर निर्भर करता है। थॉट प्रोसेस आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपके सोच के ऊपर, विचार शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कॉग्निशन या फिर आपका संज्ञानात्मक विकास आपके समाज के ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। कॉग्निशन एज सोशल प्रोसेस, दैट इज कॉग्निशन मीन्स क्या होता है, मैं कंसेप्ट को बताती हूँ। दैट इज, आप थिंक कर लीजिए कि आप सोसाइटी में, आप छोटे बच्चे हो। अभी छोटा बच्चा जब सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी में जितना भी एनवायरनमेंट है उसको वो रिलेट करता है, उसके साथ जोड़ता है। सो चॉइसेस आर मेड रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड एक्शन। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही आप सीखते हो। ठीक है, आपका चॉइस भी ऐसा बनेगा, कौन सा एनवायरनमेंट को आपने चूज किया वही आपका एक्टिविटी बन जाएगा। जैसे सपोज मैं अगर चोर जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, ऐसी जगह पे रहने लगी, तो ऑब्वियस है मैं, मेरा माइंड भी वैसा हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम तो पॉसिबिलिटीज रहता है वैसा हो जाएगा। अगर मैं बहुत ही अच्छे पर्सन्स के साथ रही, तो एजुकेटेड पर्सन्स के साथ रही, तो मेरा माइंड भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज द रिलेशन टू द सोशल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे बनता है? बोला जाता है ये रिलेशन है सोसाइटी के साथ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। माने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये सोसाइटी में जो ह्यूमंस लोग अपने घर बना के रह रहे हैं ना, उनके साथ जो संबंध बना है उसको बोला गया। इट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट which provides social virtues and linguistic expression। तो ये बोल सकते हैं ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है। सोशल बोल सकते हैं इतिहास जैसा है, प्रक्रिया है, जहाँ पे लोग सोशल वर्च्यूज, वोज एंड वर्च्यूज हम बोल सकते हैं। सोशल समाज नीति, समाज के जो प्रगति के लिए नीति है या समाज में संबंध बनाए रखने के लिए जो नीति रहता है उसको सीख रहे हैं। उसके साथ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन सीख रहे हैं। लिंग्विस्टिक मीन्स मैंने बताया था आप लोगों को, लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। ये वर्ड लिंग्विस्टिक यहाँ पे आया क्यों? दैट इज, आप अगर समाज में रहते हो तो बातचीत करोगे, शेयर करोगे, अपने ओपिनियंस को, थॉट्स को बताओगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। सो आप जब बताते हो तो आप अपना टंग को यूज करते, जीभ को यूज करते हो ना, जिह्वा को यूज करते हो। तो अभी जीभ को बोला जाता है इंग्लिश में टंग, बट इसको अगर आप ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड में जाओगे तो इसको बोलते हैं लिंगुआ। लिंगुआ, ठीक है, LINGUA। तो वहां से अगर लैंग्वेज निकलता, विदाउट टंग आप बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्पीक। ओके, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया, आप अपने जीव को यूज कर रहे हो बात करने के लिए, शब्द उच्चारण के लिए। दैट मीन्स शोइंग योर ऑल लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू योर टंग, बाय यूजिंग योर टंग। सो इसको बोला गया लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। तो सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे समाज में आप बहुत सारी चीजें तो सीख रहे हो, उसके साथ अपने बातों को भी रख रहे हो। तो उसके बाद हम कॉग्निशन एज ए थॉट प्रोसेस देखते हैं। अभी देखिए, हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर बच्चा सोसाइटी में रहता है तो कोई कोई नॉलेज भी लेगा,
कोई बच्चा तो नॉलेज लेगा ना, तो अगर बच्चा नॉलेज प्रॉपर वे से लेता है, तो उसका कौन-सा चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा? थिंकिंग पावर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके थ्रू कोई भी चीज़ को याद रखना हो, दैट मीन्स रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, कोई भी चीज़ में डिसीजन लेना हो, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ओके, ये स्टेज को हम थॉट प्रोसेस में रखते हैं। बच्चे कोई भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए तो उनका थिंकिंग एबिलिटी कितना विकास हुआ उसके अकॉर्डिंग ये मेंटल एबिलिटी कॉग्निशन के ऊपर डेवलप करता है। एंड ये जो है ना, ये कौन से देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने सारे चीज़ों पे काम करता है ये देखिए। द एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करता है आपके बॉडी में जो जो प्रोसेस हो रहा है ना, इवन आप अभी सुन रहे हैं मेरी बातों को, ये भी आपका मेंटल डेवलपमेंट ही कर रहा है, दैट मीन संज्ञानात्मक विकास ही कर रहा है। इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस पावर, आप कितनी इंटेलिजेंट है उसको चेक करना। रीजनिंग, आपका जो तर्क, रीजनिंग मीन्स तर्क करना, कोई चीज का रीजन आउट करना या फिर कारण को निकालना। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषागत जो भी विकास है वो होना। मेमोरी, आपका मेमोरी मीन्स आप कोई चीज को बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, वो हो गया मेमोरी। तो ये सारी चीजों में वो काम करता है। सो स्टेजेस ऑफ सीडी, दैट मीन्स कॉग्निशन डेवलपमेंट, आप स्टेजेस लिखेंगे। अभी पियाजेस थ्योरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1952। ये कब आया था? 1952 में। हर एक पॉइंट में मैंने बोला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 1952 वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। It was based on child's knowledge and basic units of knowledge. Basic unit of knowledge क्या है पता है? जैसे आपके बॉडी में कोश है ना, सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि कोशिकाएं जो हैं, कोश जो हैं, ये आपके शरीर के विकास के लिए, जैविकीय जो प्रक्रिया है उसके लिए सेल और कोश एकमात्र ऐसा लिविंग या फिर जीवित वस्तु है जो कि डिवाइड होने पर, विभाजन होने पर और भी बढ़ता है। उसके थ्रू आपका ग्रोथ होता है, आपका शरीर का विकास होता है। आप ये जानते हो। वैसे नॉलेज के लिए भी ना छोटे छोटे चीज हैं बॉडी में, तो जिसके थ्रू नॉलेज हमारे माइंड में रह जाता है वो होता है स्कीमा। क्या बोलेंगे? स्कीमा। हिंदी में भी उसको स्कीमा ही बोलते हैं, स्कीमा। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पियाजेस के कंसेप्ट में 4 स्टेजेस डेवलपमेंट के हैं। देखिए याद रखिए, पहला हो गया सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जिसको आपने बोला इन्फांसी स्टेज, ठीक है। इन्फांसी स्टेज आपको याद है कितने से कितने उम्र के था? दैट इज 0 to 2 years। सेंसरी मोटर, सेंसरी के बाद आएगा पी, दैट इज द, आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप याद रखिएगा SPCF। SPCF, SPCF रिपीट कर दी मैं। फर्स्ट हो गया सेंसरी मोटर, पी में प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आप ले सकते हो, दैट इज 2 to 7 years वाले। अभी उसके बाद आ जाओ, दैट इज SPCF मैंने बोला था। सी को चलते हैं। सी कहा गया? दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 साल का। एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 नंबर पे आ गया, फोर्थ नंबर पे आ गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एडोलेसेंट 12 years ऑनवर्ड्स, 12 से लेके टीनेजर्स अभी तक भी चल रहा है हमारे बॉडी में। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं है, 12 to 19 years हमने फिक्स नहीं किया, 19-20 अभी तक चलते जाएगा। तो उस स्टेजेस को अगेन एक्सप्लेन करना है। ये सारे ईच स्टेजेस के अंदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको मैंने एक शॉर्टकट 0 से लेके स्टार्ट करके मैंने मैक्सिमम 7 years तक का चाइल्डहुड स्टेजेस का सारे सेंसेस का बात बताया था, सब कुछ बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, इस डायग्राम में मेंशन्ड है। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, जैसे आप लोग बैबलिंग क्विंग पढ़े थे, सेंसेस का यूज़ पढ़े थे, वही चीज़ें हैं। प्री ऑपरेशनल है, अगेन बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगे। तो ये चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड क्लास का मैं सुबह आप लोगों को मेंशन करूँगी। सर ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो क्लास तो होगा, डेफिनेटली होगा, पर सर अगर जाते हैं